हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रिटिश शासन के दौरान औद्योगिक क्षेत्र। तो चलो शुरू करते हैं। ब्रिटिश शासन के समय भारत का औद्योगिक क्षेत्र भारी रूप से प्रभावित हुआ। तो इसमें बात कर रहे हैं कि जो हमारा औद्योगिक क्षेत्र है ब्रिटिश टाइम के समय पर बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुआ था। लेकिन इस अवधि में पारंपरिक हस्तशिल्प उद्योगों का पतन हुआ। जो हाथों से बनाने वाले उद्योग थे उनका पूरी तरह से उनका पतन हो गया, ख़त्म हो गए। आधुनिक उद्योगों का विकास भी बहुत सीमित रहा। लेकिन जो बड़े उद्योग थे वो कुछ हद तक सीमित रहे। नीचे दिए गए दो पहलुओं के आधार पर हम इसको समझ सकते हैं। नीचे क्या दिया हुआ है कि हस्तशिल्प उद्योगों का पतन, कि हस्तशिल्प जो उद्योग है उनका पतन हो गया था। ब्रिटिश शासन से पहले भारत का उत्कृष्ट हस्तनिर्मित वस्त्र, धातु कला, कुटीर उद्योगों के लिए प्रसिद्ध था। तो किन चीज़ों के लिए प्रसिद्ध था? एक तो हाथों से बनी हुई चीज़ों के लिए, दूसरा कला के लिए और तीसरा कुटीर उद्योगों के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के जो पारंपरिक उद्योग हैं उनको योजनाबद्ध ढंग से नष्ट कर दिया गया। लेकिन वो ऐसे ही नष्ट नहीं हुए थे, पूरी एक प्लानिंग के साथ उनको ख़त्म किया गया था। इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति के बाद ब्रिटेन से सस्ती मशीनें निर्मित वस्त्र भारत में आने लगे। तो ये कह रहे हैं कि इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा औद्योगिक क्रांति हुई थी, बहुत सारा उद्योग लगाए गए थे, जिसकी वजह से ब्रिटेन से मशीनों वाले सस्ते वस्त्र भारत में आते थे, क्योंकि भारत में जनसंख्या भी थी जो इसको खरीदेगी, और इसीलिए वो भारत में इसको भेजते थे। लेकिन जिससे भारतीय उत्पाद प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते थे, मतलब प्रयोगिता नहीं कर सकते थे, क्योंकि एक तो मशीनों के बने हुए जो वस्त्र थे वो कम कीमत के ऊपर उन्होंने यहाँ पे आके बेचना शुरू कर दिया, क्योंकि उनकी हमारे भारतीय उद्योगों की उनके साथ क्या थी, पूरी प्रतियोगिता थी। ब्रिटिशों ने भारतीय वस्त्रों पर भारी शुल्क लगा दिया। एक तो उन्होंने अपने वस्त्र सस्ते दामों पर बेचने शुरू कर दिए, और भारतीय वस्त्रों पर क्या लगा दिया, बहुत सारा टैक्स लगा दिया। भारतीय वस्त्रों को टैक्स मुक्त प्रवेश दी, ब्रिटिश वस्त्रों को टैक्स मुक्त कर दिया। साथ ही राजा और अमीरों का संरक्षण समाप्त हो गया, जिससे कारीगरों की आजीविका छिन गई। परिणाम स्वरूप लाखों शिल्पकार बेरोज हो गए और भारत में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई। तो इसमें क्या समझाया हमें कि सबसे पहले तो इन्होंने क्या किया, एक पूरी तरीके से एक योजना बनाई कि किस तरीके से हम भारतीय उद्योगों को ख़त्म करके अपने उद्योगों को वहाँ पे विकसित करें। तो इसके लिए क्या किया, एक तो अपने वस्त्रों को सस्ते दामों पर भारत में लेके आए, और दूसरा क्या किया, भारतीय उद्योगों को क्या किया, भारी टैक्स देना पड़ा। अब वो टैक्स देते थे, टैक्स देने की वजह से भारतीय जो वस्त्र थे वो महंगे हो गए थे, उनके प्राइस क्या थे, बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। तो उनके प्राइस बढ़ गए थे, और जो बाहर से आने वाले वस्त्र हैं उनके प्राइस बहुत कम थे, क्योंकि उनके ऊपर तो कोई टैक्स लगाया ही नहीं गया था, और राजे महाराजे थे उनका संरक्षण भी खत्म हो गया था। इसी वजह से जो छोटे शिल्पकार हैं वो बेरोजगार हो गए, उनका जो धंधा था वो बंद हो गया, डिसेंट्रलाइजेशन हो गया। आगे देखते हैं आधुनिक उद्योगों का सीमित विकास। तो इसमें बात कर रहे हैं कि जो आधुनिक उद्योग थे उनका भी विकास ज़्यादा नहीं हुआ था, छोटे उद्योग तो ख़त्म हो ही गए थे। ब्रिटिश शासन में कुछ आधुनिक उद्योगों की शुरुआत तो हुई थी, जैसे जूट उद्योग, कपड़ा उद्योग, ठीक है, ये भी कुछ ही हिस्सों में हुई थी। जैसे पश्चिम बंगाल में जूट का उद्योग लगाया गया था, कपड़े का उद्योग लगाया गया था बम्बई और अहमदाबाद में, परंतु ये उद्योग भी सीमित क्षेत्र तक ही विस्तृत हुए थे। ब्रिटिश पूंजीवादियों के नियंत्रण में थे। ब्रिटिश सरकार ने इन उद्योगों को प्रोत्साहित किया जो उनके उपनिवेशिक हितों के लिए उपयोगी थे, न कि भारत के आर्थिक विकास के लिए। पूंजी, तकनीक और सारी सहायता की कमी के कारण भारतीय उद्योगों का विकास रुक गया। रेल, बंदरगाह, टेलीग्राम जैसी सुविधाएं भी केवल कच्चे माल की निर्यात और ब्रिटिश वस्त्रों के आयात को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई थी। तो ये क्या कहते हैं कि ब्रिटिश ने सिर्फ अपने लिए पॉजिटिव सोचा, अपने लिए अच्छा सोचा। उन्होंने ये सोचा कि किस चीज़ में उनके ब्रिटिश शासन को आर्थिक विकास मिलेगा, ना कि भारत के आर्थिक विकास के बारे में। सबसे पहले तो उन्होंने सिर्फ उन्हीं उद्योगों को विकसित किया जो ज़्यादा बड़े थे, जिससे ब्रिटिश सरकार को फ़ायदा होना था। दूसरा उन्होंने क्या किया था
कि उन्होंने रेलवे, बंदरगाह और टेलीग्राफ जैसी सुविधाएं दी थी। लेकिन ये सुविधाएं क्यों दी? ताकि उनका कच्चा माल है एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सके, और जब वो तैयार हो जाएगा उसकी आयात करने के लिए, उसको बेचने के लिए भारत में वापस लाया जा सके। तो इसी वजह से जो ब्रिटिश शासन ने उन्होंने जो उद्योग विकसित किए थे वो सिर्फ अपने हित के लिए विकसित किए थे। तो इससे हमें क्या निष्कर्ष मिलता है कि ब्रिटिश शासन के दौरान जो उद्योग का क्षेत्र था उससे दोहरी तरीके से मार पड़ी थी। पहले तो एक तरफ तो उद्योग खत्म हो गए थे, और दूसरी तरफ क्या था, आधुनिक उद्योग भी ज़्यादा विकसित नहीं थे। भारत सिर्फ एक कच्चा माल की आपूर्ति करने वाला, कच्चा माल देने वाला और तैयार माल को अपने देश में लेने वाला ही बन गया था, और जिसके कारण जहाँ पे गरीबी और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। तो ये टॉपिक आपको समझ आ गया कि हमारा जो ये वाला टॉपिक था इसके अंदर हमने क्या किया कि ब्रिटिश शासन के दौरान औद्योगिक क्षेत्र हमारा था, उसमें हमारे छोटे उद्योग भी ख़त्म हो गए थे और आधुनिक उद्योग भी ज़्यादा विकसित नहीं थे। तो इससे हमें ये निष्कर्ष मिला कि ब्रिटिश सरकार सिर्फ अपने ही शासन को बढ़ावा देना चाहती थी, हमारे उद्योगों को ख़त्म करना चाहती थी, और बड़े उद्योगों को भी सिर्फ इसीलिए थोड़ा बहुत विकसित किया जो ताकि उनके लिए जो चीज़ें बेनिफिशियल थी, जो उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी थी। आगे हमारा है स्वतंत्रता के समय भारत का विदेशी व्यापार। हम विदेशी व्यापार की बात कर रहे हैं कि कैसा था ब्रिटिश शासन के समय पे। तो विदेशी व्यापार में क्या था, हमारा ब्रिटेन पर निर्भर था, कि जो हमारा भारत का लगभग आधा विदेशी व्यापार ब्रिटेन के साथ होता था, और भारत के निर्यात और आयात का बड़ा हिस्सा इंग्लैंड से जुड़ा हुआ था। तो इसका मतलब क्या था कि अगर हम एक्सपोर्ट करते थे, निर्यात करते थे, इंपोर्ट करते थे, या जिसको हम आयात कह देते हैं, वो ज़्यादातर किसके साथ होते थे, इंग्लैंड के साथ होते थे, ब्रिटेन के साथ होते थे, और बहुत सारा हिस्सा हमारा इंग्लैंड से जुड़ा हुआ था। उसके बाद है कच्चे माल का निर्यात। भारत से जो कच्चा माल है वो ब्रिटेन में ले जाते थे, और ब्रिटेन से तैयार किया हुआ माल भारत लेके आते थे और उसको बेचते थे। कच्चे माल की कीमत कम होती थी, इसलिए भारत को उससे ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता था, लेकिन तैयार माल की कीमत ज़्यादा होने की वजह से वो जहाँ पे बेच के बहुत ज़्यादा पैसा कमा लेते थे। तो इसमें क्या कह रहा है कि कच्चे माल से और कृषि उत्पाद कपास, जूट, चाय, नील और कच्चा रेशम निर्यात किया जाता था। तो ये कच्चे सामान को तैयार करके निर्यात करते थे। निर्मित वस्तुओं का आयात, कि जो मशीनों द्वारा बनी हुई चीज़ें थी, कि मशीनों द्वारा बनी हुई चीज़ों का आयात करते थे, जैसे वस्त्र और अन्य तैयार माल भी ट्रेन से आयात किया जाता था। असंतुलन व्यापार संरचना, यह व्यापार व्यवस्था ब्रिटेन के हित में थी, भारत के नहीं। भारत एक कच्चे माल का आपूर्तिकर्ता और ब्रिटिश वस्तुओं का उपभोक्ता बना रह गया था। तो ये क्या कह रहे हैं कि जो भी व्यापार व्यवस्था थी वो किसके हित में थी, ब्रिटेन के हित में थी, भारत के हित में नहीं थी। भारत से सिर्फ इनको कच्चा माल चाहिए था, बाकी क्या था, उनको तैयार माल बेचकर यहाँ पे उपभोक्ताओं से बहुत ज़्यादा पैसा बटोर लेते थे। उसके बाद है धन की निकासी। तो धन की निकासी में क्या कह रहा है कि विदेशी व्यापार से प्राप्त आय का बड़ा हिस्सा ब्रिटिश शासन और सेना के खर्चों में चला जाता था, जिससे भारत की संपत्ति का ह्रास हो रहा था। तो ये कह रहे हैं भारतीय संपत्ति खत्म हो रही थी, क्योंकि जो धन था जो उनको लोगों को ही लगाना चाहिए था वो या तो ब्रिटिश शासन पे खर्च कर देते थे, जहाँ सेना के खर्चों में चला जाता था। इसी वजह से क्या था कि ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा था, धन की निकासी हो रही थी। संक्षेप में स्वतंत्रता के समय भारत का विदेशी व्यापार उपनिवेशिक स्वरूप का था। कच्चा माल, निर्यात और तैयार वस्तुएं आयात, जिसके कारण भारतीय अर्थव्यवस्था पिछड़ी और ब्रिटेन पर निर्भर रही। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो ब्रिटेन था वो सिर्फ अपना ही विकास करना चाहता था, भारत से सिर्फ कच्चा माल लेके तैयार माल यहाँ पर बेचकर यहाँ से भारत को पूरी तरह पतन की ओर ले गया। उसके बाद है हमारा ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की जनसंख्या स्थिति, कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की जनसंख्या स्थिति कैसी थी। ब्रिटिश शासन के समय भारत की जनसंख्या स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, पिछड़ी हुई थी। उस समय जनसंख्या की वृद्धि बहुत कम थी और लोगों का जीवन स्तर अत्यंत निम्न था। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय जनता के स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर में सुधार के लिए कोई विशेष ध्यान नहीं दिया था। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी अर्थव्यवस्था पिछड़ी थी,
जनसंख्या बहुत कम थी, जीवन स्तर भी निम्न था और ब्रिटिश सरकार ने हेल्थ, एजुकेशन और लाइफस्टाइल, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर में कोई सुधार के लिए उपाय नहीं किए थे, ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं? अब सरकार ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया तो क्या होगी? उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर, कि जन्म दर भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी हमारी और मृत्यु दर तो बढ़ ही रही थी। भारत में जन्म दर लगभग प्रति 48,000 और मृत्यु लगभग 40,000 थी। वह दर्शाता है कि उस समय स्वास्थ्य सुविधाएं और स्वास्थ्य स्थिति की बहुत बेकार थी। तो ये कह रहे हैं कि दोनों ही ज़्यादा थी, उच्च मृत्यु दर और उच्च जन्म दर दोनों ज़्यादा थी। जन्म दर तो की थी 48 प्रति 1000 और मृत्यु दर थी 40 प्रति 100, जिसकी वजह से जनसंख्या क्या सी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। उसके बाद क्या है? कम आयु, औसत आयु, लाइफ एक्सपेक्टेंसी की कितने टाइम तक हम जिंदा रहते हैं। उस समय भारत में औसत आयु लगभग 32 वर्ष थी, क्योंकि जहाँ तो लोग भूखमरी से मर जाते थे, जहाँ बीमारियों से मर जाते थे, जहाँ खाने की कमी की वजह से मर जाते थे, कुपोषण, अच्छा प्रोटीन वाला खाना नहीं मिलता था, जहाँ स्वास्थ्य हॉस्पिटल नहीं होते थे, टाइम से हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते थे, तो उसकी वजह से स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के कारण मर जाते थे। इसलिए जो औसत वर्ष था उसमें 32 था। लोग ज़्यादा लंबी उम्र तक जी नहीं पाते थे। शिशु मृत्यु दर अधिक, यानी कि जो छोटे बच्चे हैं उनकी भी मृत्यु दर अधिक थी। लगभग 1000 जीवित जन्मों पर 218 बच्चों की मृत्यु हो जाती थी। अगर टोटल एक महीने में मान लो 1000 बच्चों ने जन्म लिया, या एक साल में 1000 बच्चों ने जन्म लिया, तो उसमें से 218 बच्चे मर जाते थे 1000 के पीछे। यह मृत्यु और शिशु स्वास्थ्य की खराब स्थिति को दर्शाता है। तो ये किस स्थिति को दर्शाता है? शिशु स्वास्थ्य की खराब स्थिति को दर्शाता है। साक्षरता दर बहुत कम, तो उस टाइम पे 1947 में भारत की साक्षरता दर सिर्फ 16% थी, जबकि महिलाओं की साक्षरता दर 8% से भी कम थी। साक्षरता मतलब होता है कि कितने पढ़े लिखे हैं हम। तो ये कह रहे हैं कि पुरुषों में चलो जो टोटल थी वो तो 60% थी, 16% थी, लेकिन महिलाओं की तो इससे भी कम थी शिक्षा दर। कितनी थी? 8% से भी कम थी। उसके बाद है मुख्यतः ग्रामीण जनसंख्या। लगभग 85% लोग गांव में रहते थे, अधिकांश लोग करते भी कृषि थे। शहरीकरण क्या था? बहुत सीमित था। तो ये हमारा जो आज का टॉपिक है, ड्रामेटिक प्रोफाइल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की जनसंख्या स्थिति के बारे में हमने पढ़ लिया कि इसके अंदर हमने क्या पढ़ा था कि उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर और कम औसत आय, शिशु मृत्यु दर अधिक होना, साक्षरता दर बहुत कम होना और ग्रामीण जनसंख्या। ये सारा टॉपिक आई होप आपको समझ आ गया होगा। डेमोग्राफिक प्रोफाइल क्या होता है, जनसंख्या स्थिति क्या होती है। तो आगे हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। एक पॉइंट उसका बाकी रह गया था हमारा जनसंख्या स्थिति का, लिंग अनुपात में असंतुलन। भारत में लिंग अनुपात लगभग 940 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष हैं। इसका कारण क्या है कि 1000 पुरुषों के पीछे सिर्फ 940 महिलाएं हैं। तो इसका कारण क्या हुआ? या तो स्त्री भ्रूण हत्या, महिलाओं की खराब स्वास्थ्य स्थिति, या बाल विवाह। इसका कई कारण थे कि या तो छोटी उम्र में उनकी शादी कर देती थी, या स्त्री भ्रूण हत्या थी, या महिलाओं की खराब स्थिति थी, जिसकी वजह से ये लिंग अनुपात में इतना ज़्यादा डिफरेंस आया। आगे है संक्षेप में कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की जनसंख्या स्थिति में उच्च जन्म और मृत्यु दर, कम आयु, अधिक शिशु मृत्यु दर, कम साक्षरता और ग्रामीण आबादी का प्रभुत्व देखा, जो गरीबी और पिछड़ेपन और मानव विकास की अपेक्षा को दर्शाता है। तो इसमें क्या बता रहे हैं कि हमने देखा कि ब्रिटिश शासन के दौरान मृत्यु दर तो उच्च थी और जन्म दर भी ऊँची थी, आयु कम थी, बच्चे भी मर रहे थे, पढ़ाई का भी कोई ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं थी और गरीबी और पिछड़ेपन की ओर हमारी इकॉनमी जा रही थी। लेकिन जो अंग्रेज़ थे वो सिर्फ अपने ही ब्रिटिश शासन को डेवलप करने पे, विकसित करने पे तुले हुए थे।
तो आई होप आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को, ताकि जब भी नई वीडियो आए आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू।